हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे प्यारे और छोटी सी क्लास में स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों हम आज सॉल्यूशन देने वाले हैं आपको। झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देने वाले हैं। यहाँ पे टोटल दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का 120 क्वेश्चन हुए थे टेक्निकल, जिसका आज को हम आपको प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन देने वाले हैं। साथ ही आपको प्रत्येक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी बताने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो टर्म होते हैं या जो संभावित पूछने जाने वाले प्रश्न अराइज हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, चूंकि क्वेश्चन बहुत है, 120 है, तो यहाँ पे हम 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे 60 + 60 के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गंवाए, इसका एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो बने रहें क्लास में। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, बताया जा रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल फॉर प्रिकॉशन अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्टिंग। ठीक है, कनेक्ट करने से पहले लीकेज के प्रति सावधानियां के लिए कौन सा नियम है। ये जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 की बात कर रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में लीकेज के प्रति जो सावधानियां बताई गई है, ये कौन सा नियम में बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, नियम नंबर 48 में बताया गया है। अगर नियम नंबर 68 की बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन का, तो दोस्तों रूल 68 जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में ऊर्जा में परिवर्तन एवं नियंत्रण की शर्त बताया गया है। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन एवं नियंत्रण की शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, रूल 68 में। नेक्स्ट बात करेंगे अगर रूल 30 की, तो रूल 30 में उपभोक्ता के परिसर की लाइनें, ठीक है, उपभोक्ता के परिसर की लाइनें एवं उपकरण, ठीक है, लाइन एवं उपकरण का चर्चा किया गया है। ठीक है, इसी तरह से बात करेंगे अगर नियम नंबर 50 का, तो ऊर्जा की आपूर्ति एवं उपभोग, ऊर्जा की आपूर्ति एवं उपभोग का चर्चा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ये सारा ऑप्शन जो है याद रखना है। ठीक है, रूल 50 क्या कहता है, रूल 68 क्या कहता है, रूल 30 क्या कहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन नंबर 2 कि लेड एसिड सेल के विशिष्ट गुरुत्व को अक्सर इसके खाली स्थान के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, लेड एसिड सेल का जो है विशिष्ट गुरुत्व हम लोग या स्पेसिफिक ग्रेविटी तब मापते हैं जब उसकी चार्जिंग कंडीशन पता करना हो। ठीक है, कि ये जो हमारा सेल है चार्ज है अथवा नहीं है, या कितना परसेंटेज चार्ज है। तो यहाँ पे उसके अनुसार से स्टेट ऑफ चार्ज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवेश की अवस्था। अगर जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे, मतलब इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो प्रत्येक सेल का अलग अलग अपना लाइफ होता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की अगर बात करेंगे, तो जो सेल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस से औसतन 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर। अगर चार्जिंग कंडीशन की बात करेंगे दोस्तों, तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि हमारा सेल डिस्चार्ज है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, या हाफ चार्ज है, ठीक है, हाफ चार्ज है यानी कि 50%, या 75% चार्ज है, तब क्या होगा। यदि हमारा सेल फुल चार्ज है, ठीक है, तब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। तो ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्चार्ज की अवस्था में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.13 हो जाएगी। ठीक है, हाफ चार्ज में 1.122 हो जाएगी। ठीक है, 75% जब चार्ज रहेगा तो 1.25 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर फुल चार्ज रहेगा अपना सेल तो 1.28 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना दोस्तों, कोई भी इसमें से आपको आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना जरूरी है। करंट की दर की अगर बात करेंगे, तो करंट की दर हम लोग एमीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटेड इंक्रीजेज द स्पीड विल बी। ठीक है, यदि अल्टरनेटर की आवृत्ति बढ़ा दी जाती है तो इसका गति क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं अल्टरनेटर में, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, n = 120 f/p होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n समानुपाती
फ्रीक्वेंसी बाय पोल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, और पोल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, समानुपाती रूप से बढ़ेगी। ठीक है, यही अगर प्रश्न आता है कि पोल की संख्या बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, तो उल्टा होगा। ठीक है, इन्वर्सली है, पोल की संख्या बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बिना समय गंवाए, बिना किसी तरह का डिस्कस किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है निर्भर करता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निर्भर करता है, पहला प्रतिरोध धारा दोनों, या पावर। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, H=I² इंटू R इंटू टी। ठीक है, हीट बराबर क्या होता है, I² RT। I का मतलब क्या हो गया, I का मतलब करंट हो गया, R का मतलब रेजिस्टेंस हो गया, और T का मतलब टाइम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हीट क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। तो ऑप्शन की अगर बात करेंगे, प्रतिरोध, ठीक है, पहला ऑप्शन प्रतिरोध है, दूसरा धारा है, और तीसरा है प्रतिरोध धारा दोनों। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर तो होगा नहीं। ठीक है, प्रतिरोध और धारा दोनों, अगर टाइम रहता तो टाइम भी हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि प्रेरकत्व की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। ठीक है, हेनरी किसका यूनिट है, इंडक्टेंस का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन फैराड है, तो फैराड क्या चीज़ का होता है यूनिट, कैपेसिटेंस का होता है। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है, विद्युत धारा का, करंट का यूनिट है। ठीक है, और ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन खाली स्थान ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो विद्युत धारा के कौन सा इफेक्ट पे काम करता है। पहला ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा कूलिंग इफेक्ट, तीसरा केमिकल इफेक्ट, चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है दो तरह का होता है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो इसके नाम से आप स्पष्ट समझ सकते हैं, जब इसका आप वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, दोनों में ये होगा, ठीक है, आकर्षण होगा, रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण। तो आकर्षण प्रतिकर्षण तभी संभव है जब उसमें कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर हीटिंग इफेक्ट की काम करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट पे अपना कौन कौन सा डिवाइस काम करता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब क्या है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, या लैंप जो होता है, ठीक है, रेड जो जलता है लैंप, ये सब हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो अपना सेल या बैटरी जो है, सेल या बैटरी केमिकल इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे तो ये एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, या मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया। ठीक है, ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, या इलेक्ट्रिक बेल हो गया, या ट्रांसफार्मर हो गया, ये सारे डिवाइस जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से आने वाले एग्जाम में और कौन कौन से प्रश्न होते हैं। ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट से आने वाले प्रश्न, तो सबसे पहला ये दो तरह का होता है। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टाइप। ठीक है, कभी कभी आता है कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। ठीक है, तो ये एसी प्लस डीसी बोथ पर वर्क करता है। ठीक है, एसी डीसी दोनों पे काम करेगा दोस्तों। कभी कभी आता है कि एमआई टाइप का स्केल जो होता है वो कैसा होता है, इसका पैमाना नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, रैखिक नहीं होता है। ठीक है,
फिर कभी कभी आता है कि MI टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग टॉर्क यूज होता है किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एयर डैम्पिंग का इस्तेमाल होता है। कौन सा डैम्पिंग? एयर डैम्पिंग, ठीक है। एयर डैम्पिंग, वायु अवमंदन प्रणाली इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आता है एग्जाम में कि ये इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा वैल्यू मापता है, तो RMS वैल्यू को मापता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का विक्षेपण जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, Q=I² होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इस तरह से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। MI टाइप इंस्ट्रूमेंट से इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं, ये आपको कवर करना चाहिए, ठीक है, याद रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बता रहा है कि खाली स्थान यूज टू मेक द फ्रेम ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है उसको बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, दूसरा निकिल, तीसरा एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जो छोटा छोटा मोटर होता है, ठीक है, छोटा छोटा, उसका जो बॉडी होता है या फ्रेम होता है कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और जो बड़ा मोटर होगा उसका बॉडी जो होगा कास्ट स्टील का बना होगा, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन, ठीक है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, चूंकि इससे रिलेटेड और नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट बात करेंगे एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम जो होता है कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील जो है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टील का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील ऑप्शन में दिया, आपको स्टील याद रखना है। नॉर्मल जो स्टील होता है परमानेंट मैग्नेट बनता है उससे। निकिल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कभी कभी आता है निकिल में क्या क्या चीज़ मिला होता है, तो निकिल होता है 80% प्लस क्रोमियम होता है 20%, ठीक है दोस्तों। निकिल जो है निकिल और क्रोमियम का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द खाली स्थान is the element that sense an abnormal condition in the circuit and command the operation of the breaker। कह रहा है कि इसमें से कौन सा डिवाइस है, ठीक है, जो एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करता है और ब्रेकर को कमांड देता है दोस्तों। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑप्शन पहला कह रहा है कैपेसिटर, दूसरा ब्रीदर, तीसरा रिले और चौथा थर्मोस्टेट। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दोस्तों रिले लगा होता है। क्या लगा होता है? रिले लगा होता है। रिले का काम है जब भी एबनॉर्मल कंडीशन आए, मतलब सर्किट से होके जरूरत से ज़्यादा करंट पास होने लगे, तो ये क्या करता है? ब्रेकर को कमांड देता है रिले, और ब्रेकर तुरंत क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर का काम क्या है? टू स्टोर द चार्ज, ठीक है, टू स्टोर द चार्ज को स्टोर करना कैपेसिटर का काम होता है, ठीक है। ब्रीदर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ब्रीदर जो होता है ट्रांसफार्मर में लगा होता है। ब्रीदर का काम है ट्रांसफार्मर को ब्रीदिंग कराना, मतलब ठंडी हवा प्रवेश कराना, ठीक है, ठंडी हवा प्रवेश कराना। ट्रांसफार्मर में ठंडी ठंडी हवा ब्रीदर के माध्यम से प्रवेश करती है, और इस ब्रीदर में ही भरा होता है क्या चीज़? सिलिका जेल। ब्रीदर में क्या रहता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम क्या है? नमी को अवशोषण करना, नमी का अवशोषण करना। कभी कभी आता है एग्जाम में, सिलिका जेल का काम क्या है? टू अरेस्ट द मॉइस्चर, ठीक है, नमी को अवशोषित करता है। कभी कभी आता है कि सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, ठीक है, तो जब गुड कंडीशन रहेगा तो सिलिका जेल का कलर ब्लू रहेगा, ठीक है, ठीक है। और बैड कंडीशन में, यानी कि जब वो खराब हो जाएगा, तो सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक येलो, हल्का पीला, ठीक है, सॉरी पिंक, ठीक है, इसका गुलाबी हो जाता है। जब खराब हो जाएगा सिलिका जेल तो कलर गुलाबी हो जाएगा, गुड कंडीशन में ब्लू रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। थर्मोस्टेट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो थर्मोस्टेट का काम है टू कंट्रोल द टेम्परेचर, टू कंट्रोल द टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल कोई भी डिवाइस, उसमें अगर टेम्परेचर को कंट्रोल कराना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि इन ए डीसी मशीन द लैमिनेटेड पार्ट्स आर द खाली स्थान एंड पोल शू। कह रहा है कि डीसी मशीन में, ठीक है, पोल शू के अलावा इसमें से कौन सा है जिसको लैमिनेटेड रखते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आर्मेचर कोर, दूसरा है शाफ्ट, तीसरा है योक और चौथा है फ्रेम। तो यहाँ पे जो लैमिनेटेड की बात करेंगे, लैमिनेटेड, तो डीसी मशीन में पोल शू को लैमिनेट किया जाता है और जो रोटर होता है, ठीक है, या आर्मेचर होता है, आर्मेचर कोर, उसको लैमिनेटेड रखते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर का जो कोर होता है ये सिलिकॉन, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का जो आर्मेचर घूमता है। ठीक है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि डीसी जनरेटर या मोटर में लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करने से एडी करंट लॉस कम होता है। कौन सा लॉस? एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस कम होता है। ठीक है दोस्तों, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करने से क्या होता है? एडी करंट लॉस कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर कोर लैमिनेटेड रहता है और पोल शू होता है, शाफ्ट नहीं रहता है, ठीक है, फ्रेम नहीं रहेगा और योक नहीं रहेगा। ठीक है, बॉडी को ही योक कहते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर। ठीक है, आर्मेचर कोर क्या चीज का बना रहेगा? लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। कभी कभी पूछता है कि लैमिनेशन की मोटाई बताइए। ठीक है, जो आर्मेचर लैमिनेशन किया गया उसका मोटाई कितना होता है? तो 0.35 mm टू 0.50 या 505 mm होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प द कम्यूटेशन प्रोसेस इन डीसी जनरेटर। इसमें से, ठीक है, कम्यूटेशन प्रक्रिया में मदद करता है कौन सा पार्ट? ठीक है, तो पहला है कूलिंग फैन, दूसरा है इंटरपोल, चौथा है पोल शू और चौथा है उसके बाद कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंटरपोल वाइंडिंग। ठीक है, इंटरपोल वाइंडिंग का इस्तेमाल हम लोग कम्यूटेशन को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेशन होता है उसको कम करने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कूलिंग फैन ये ठंडा हवा निकालता है। ठीक है, अगर बात करेंगे इंटरपोल जो वाइंडिंग होता है, इंटरपोल वाइंडिंग को हम लोग कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिंग, ठीक है, कम्यूटेटिंग पोल भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आता है इसका इंटरपोल वाइंडिंग का डायरेक्शन कैसा होता है, करंट में का जो चलता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है? ठीक है, तो मेन पोल के बराबर होगा इंटरपोल वाइंडिंग का। ठीक है, डायरेक्शन जो होगा पोलरिटी, पोलरिटी, ठीक है, मेन वाइंडिंग, मेन पोल के समान होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि इंटरपोल वाइंडिंग का पोलरिटी कैसा होता है, तो मेन पोल के समान होता है। ठीक है, मेन पोल के समान होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पोल शू का। तो पोल शू का काम क्या है? वाइंडिंग को पकड़ के रखना। ठीक है, पोल शू का काम क्या है? पोल शू का पहला काम है सपोर्ट द फील्ड कॉइल, सपोर्ट द फील्ड कॉइल, मतलब फील्ड कॉइल को सहायता देना, पकड़ के रखना। ठीक है, दूसरा काम है पोल शू का रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ठीक है, मैग्नेटिक रास्ता का रिलक्टेंस को भी कम करता है। ठीक है, जिससे आसानी से करंट वहां से गुजर सके। और तीसरा काम है स्प्रेड द फ्लक्स इन एयर गैप। ठीक है, ठीक है, तीसरा काम है स्प्रेड
स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन एयर गैप। ठीक है, एयर गैप में समान मात्रा में फ्लक्स को स्प्रेड कराना भी पोल शू का काम है। इस तरह से ये मेन 3 काम है पोल शू का। ठीक है, जो कि एग्जाम में कभी कभी आता रहता है, आपको याद करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगर क्षतिपूर्ति वाइंडिंग यानी कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का, तो भाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को पोल फेस वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, पोल फेस वाइंडिंग भी कहते हैं। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम पोल फेस वाइंडिंग। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में आता है कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगा होता है। ठीक है, तो सीरीज आर्मेचर के सीरीज में लगा होता है, सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगा होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करना, आर्मेचर, ठीक है, रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। ठीक है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का काम है। इस तरह से आपका मेन टर्म है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि व्हाट इज द शेप ऑफ आर्मेचर एमएमएफ वेव फॉर्म इन डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन में जो आर्मेचर पे करंट प्राप्त होता है उसका वेव फॉर्म कैसा होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, डीसी मशीन में जब भी करंट उत्पन्न होगा तो ट्रिंगुलर होगा वेव फॉर्म। कैसा होगा, ट्रिंगुलर होगा डीसी मशीन का वेव फॉर्म। ठीक है, ट्रिंगुलर होगा डीसी मशीन का। बाकी जो है एसी का अपना सिनोसाइडल हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, इलिप्टिकल जो होता है टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, इलिप्टिकल वेवफॉर्म का इस्तेमाल होता है। सिनोसाइडल जो होता है अपना अल्टरनेटर या एसी करंट कहीं भी इस्तेमाल उपयोग होगा, अल्टरनेटर का आउटपुट जो होगा सिनोसाइडल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्कुलर की अगर बात करेंगे तो फंक्शन जनरेटर से हम सर्कुलर वेवफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन जनरेटर, फंक्शन जनरेटर से सर्कुलर वेवफॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, डीसी मशीन में जब भी रहेगा डीसी जनरेटर में तो ट्रिंगुलर रहेगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कई फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, 4 से 5 फैक्टर होता है, वो आपको याद रखना पड़ता है और उसी में से पूछ देता है। कभी कभी पूछ देगा लोड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है। तो इस तरह से जो भी एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बना पाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है क्या क्या चीज़ का ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है मैक्सिमम लोड, सॉरी, डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बट्टा मैक्सिमम डिमांड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो दिया है आपको डाइवर्सिटी फैक्टर दिया है, डाइवर्सिटी फैक्टर का दिया है फार्मूला। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, पहला ऑप्शन की अगर बात करेंगे जनरेटेड कैपेसिटेड बट्टा मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है उल्टा दे दिया है किसका, तो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर का उल्टा दे दिया है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से अगर लिखते हैं मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड बट्टा ये वाला कर देंगे जनरेटेड कैपेसिटी, जनरेटेड कैपेसिटी। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगर ऑप्शन सी का, तो मैक्सिमम लोड बट्टा मैक्सिमम पॉसिबल लोड। यहाँ पे मैक्सिमम लोड न होके अगर यहाँ पे एवरेज लोड डाल दिया जाए, एवरेज लोड। ठीक है, तो एवरेज लोड बट्टा मैक्सिमम पॉसिबल लोड बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर, ये लोड फैक्टर का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चौथा ऑप्शन जो है मैक्सिमम डिमांड बट्टा टोटल कनेक्टेड डिमांड। ठीक है,
तो ये जो हो जाएगा आपका डिमांड फैक्टर, ये जो है डिमांड फैक्टर है, ठीक है, डिमांड फैक्टर है, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक होता है कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बट्टा मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी दैट could have been produced, that could have been produced। इस तरह से आपका ये कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन पाइप अर्थिंग द डायमीटर ऑफ जीआई पाइप यूजुअली इन द रेंज ऑफ, ठीक है। पाइप अर्थिंग में जीआई पाइप का व्यास आमतौर पे कितना माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जीआई पाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे व्यास जो होगा 30 से 38 mm होता है, 30 से 38 mm होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ वायर में जो जीआई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो अर्थ वायर का साइज जो है कितना से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जीआई वायर में जो है, जीआई वायर अगर क्वेश्चन पूछेगा आपका तो 8 SWG साइज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पतला नहीं होना चाहिए। नॉट थिनर देन, नॉट थिनर देन 8 SWG, ठीक है, 8 SWG से कम नहीं होना चाहिए जीआई के केस में। यही चीज़ अगर आपको पूछेगा कि कॉपर का अगर अर्थ हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपर के लिए 12 नंबर SWG तार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देयर इज नो लोड, देयर इज नो बैंड ऑन ए रजिस्टर्स देन इट टॉलरेंस विल भी, क्या होगा, करा कि किसी तरह का बैंड नहीं बना हुआ है रजिस्टर पर, ठीक है, किसी तरह का वहाँ पे बैंड नहीं बना हुआ है, तब उसका टॉलरेंस क्या होगा, ठीक है। तो जब कोई भी कलर नहीं रहेगा तो टॉलरेंस क्या हो जाता है 20%, ठीक है। नो कलर, किसी भी कोई भी कलर नहीं है तो टॉलरेंस 20%, और 5% टॉलरेंस किसका होता है, गोल्ड कलर का, ठीक है। इसी तरह से 10% हो जाता है सिल्वर कलर का, ठीक है, सिल्वर का 10, गोल्ड का 5 और नो कलर 20। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है तो 20% सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिमांड फैक्टर, व्हाट इज द डिमांड फैक्टर। ऑलरेडी आपको बताया डिमांड फैक्टर का, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बट्टा टोटल कनेक्टेड लोड, ठीक है, ये आपका डिमांड फैक्टर हो जाएगा। अगर बात करेंगे इस ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर सी, तो ये जो है रिवर्स दिया हुआ, ठीक है, मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड बट्टा ये वाला लिख देंगे जनरेटेड कैपेसिटेड, जनरेटेड कैपेसिटी। तो ये हो जाएगा किस चीज़ का, तो ये आपका हो जाएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे इंस्टॉल्ड लोड बट्टा रनिंग लोड और टोटल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बट्टा मिशन डिमांड। ये जो दोनों होता है आपका, ये दोनों होता है डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला दोनों होता है, तो आपको याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन इंडिया हाउस होल्ड अप्लायंसेस जनरली ऑपरेट्स ऑन, इंडिया में जो घरेलू उपकरण है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो जाते हैं। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, यहाँ पे 230 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 230 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कभी कभी पूछता है इंडिया का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड है। ठीक है, यही अगर बात करेंगे अमेरिका का, तो अमेरिका का फ्रीक्वेंसी 60 साइकिल पर सेकेंड है। ठीक है, ये कभी कभी आ जाता है इंडिया का फ्रीक्वेंसी। कभी कभी पूछता है कि फ्रीक्वेंसी में कितना परसेंट जो है टॉलरेंस माना जाता है, या उसको फेरबदल कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के मान में हम 3% जो है बदलाव कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड, जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई होता है तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है। जब पीएन जंक्शन डायोड पर फॉरवर्ड बायस लागू होता है तब विभव बाधा क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, या शून्य हो जाती है फिर बढ़ती है, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाती है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, घट जाती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको मैं आपको लिख ही देता हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या क्या कंडीशन होगा मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप याद रखना। जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड है, तो क्या क्या कंडीशन लागू होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, सबसे पहला फॉरवर्ड बायस जब हम जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा करंट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस लो तो करंट हाई हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो इसका डिप्लीजन लेयर क्या होगा, डिप्लीजन लेयर क्या हो जाएगा, पतली हो जाएगी, पतली। डिप्लीजन लेयर क्या होगा, पतली हो जाएगी। ठीक है, और बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल घटेगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब फॉरवर्ड बायस में लागू करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको याद रखना है, जैसे फॉरवर्ड में जुड़ेगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं और एग्जाम यहाँ पे आ भी गया है। इन द ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो सिलिका जेल होता है चेंज इट्स कलर टू डैश अपॉन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। कह रहा है कि मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब कर लेता है तो सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब गुड कंडीशन रहेगा सही तो इसका ब्लू रहेगा। इस तरह से ये आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रोटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग के दूसरा नाम क्या कहते हैं। पहला बोथ आर्मेचर एंड प्रोट्रूडिंग वाइंडिंग्स, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग, प्रोट्रूडिंग वाइंडिंग, और सी है चौथा फील्ड वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, रोटर वाइंड। अल्टरनेटर में क्या होता है, केस जो है उल्टा होता है। अल्टरनेटर में हम लोग क्या कहते हैं, जो रोटेटिंग होता है, ठीक है, फील्ड को रखा जाता है, फील्ड वाइंडिंग को रोटेटिंग रखा जाता है, और स्टेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं आर्मेचर को। किसको करते हैं, आर्मेचर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ अदर रोटर वाइंडिंग। किसका वाइंडिंग, रोटर। तो रोटर को चूंकि अल्टरनेटर में हम लोग घुमाते हैं वो रोटेटिंग होता है, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग आंसर हो जाएगा। कौन सा वाइंडिंग हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है इन द केस ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, कलर इज 340 kV रजिस्टर विथ 5% टॉलरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो फार्मूला है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वो वाला फार्मूला जब आप लागू करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला आप याद रख लेना, बीबी रॉय, BBROY, रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये कलर कोड का फार्मूला है, ब्लैक ब्राउन रेड, ठीक है, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलट। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर की बात हो रहा है। पावर तीन तरह का होता है, मैं तीनों का बता दे रहा हूँ आपको। पावर तीन तरह का होता है, पहला रियल पावर, रियल पावर या ट्रू पावर। ठीक है, रियल पावर या ट्रू पावर।
दूसरा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, ठीक है। और तीसरा होता है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो तीनों का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। तो तीनों का अगर यूनिट की बात करेंगे, इसमें पूछ रहा है चूंकि रिएक्टिव पावर का, तो जो रियल पावर या ट्रू पावर होता है दोस्तों, उसको हम लोग फार्मूला वी आई इंटू कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक है। वी आई इंटू कॉस थीटा बोलते हैं। और इसको जो मापते हैं, ठीक है, रियल पावर का वाट किलो वाट होगा, क्या होगा, वाट्स या किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपरेंट पावर की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला V इंटू आई होता है, इसका यूनिट आपका हो जाएगा, ठीक है, KVA MVA या सीधे VA, ठीक है। इसी तरह से रिएक्टिव पावर जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो यूनिट हो जाएगा आपका KVAR हो जाएगा, MVAR हो जाएगा या सीधे VAR हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग यूनिट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर का क्या हो जाएगा, VAR हो जाएगा, ठीक है। वाट जो है, वाट किसका यूनिट है, पावर का, शक्ति का, ठीक है। हर्ट जो है किसका है, फ्रीक्वेंसी का। वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर किसका है यूनिट, रेजिस्टेंस का, ठीक है। R बराबर V/A होता है, रेजिस्टेंस का हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल ऑफ फॉर कट आउट ऑन कंज्यूमर प्रीमाइसेस, ठीक है। उपभोक्ता के परिसर में कट आउट लगाने के लिए जो नियम होता है वो कौन सा रूल में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रूल नंबर 31, ठीक है। रूल नंबर 31 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। रूल 31 में उपभोक्ता के परिसर में जो कटआउट लगता है उसका है, ठीक है। रूल 40 की अगर बात करेंगे, रूल 40 में जो दर्शाया गया स्ट्रीट बॉक्स के बारे में बताया गया, ठीक है, स्ट्रीट बॉक्स के बारे में बताया गया, ठीक है। रूल 52 की अगर बात करेंगे तो फॉल्ट के संबंध में जो अपील होता है उसके बारे में बताया गया, फॉल्ट के संबंध में अपील, ठीक है। रूल 52 में आप कर सकते हैं। रूल 61 की बात करेंगे तो ये अर्थिंग से संबंधित है, ठीक है, अर्थिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है थायरिस्टर हैज हाउ मेनी पीएन जंक्शन, किसी थायरिस्टर में कितना पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। तो पहले हम थायरिस्टर का आपको पिक्चर बना कर दिखाएंगे। थायरिस्टर, SCR को थायरिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है, बोला जाता है। SCR को ही हम लोग थायरिस्टर भी बोलते हैं। तो SCR का हम फोटो बनाएंगे। ठीक है, ये P क्षेत्र, N क्षेत्र, फिर P क्षेत्र और N क्षेत्र। इसका ये हो गया गेट, ठीक है, एक हो गया एनोड और एक हो गया कैथोड, ठीक है। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, यानी प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पीएन के बीच जंक्शन नंबर पहला ये हुआ जंक्शन 1, दूसरा जंक्शन 2 और ये तीसरा हो गया जंक्शन नंबर 3, ठीक है। तो किसी भी थायरिस्टर में जंक्शन की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थायरिस्टर में कभी कभी पूछता है आपको थायरिस्टर कितना टर्मिनल डिवाइस है, कितना लेयर डिवाइस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है थायरिस्टर के बारे में अगर पूछेगा लेयर कितना होता है, तो थायरिस्टर में 4 लेयर होता है, ठीक है। टर्मिनल अगर पूछेगा तो टर्मिनल 3 होता है, ठीक है, गेट, कैथोड, एनोड। और अभी जैसे कि जंक्शन के बारे में पूछा तो जंक्शन भी इसमें 3 होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। थायरिस्टर या SCR, इसके अगर सिंबल की बात करेंगे तो आपका जो सिंबल हो जाएगा कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे गेट हो जाएगा, ठीक है, गेट, कैथोड, एनोड।
इस तरह से सिंबल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। मेन बोर्ड पर सेवा कनेक्शन आपूर्ति लीड कहाँ से जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से जोड़ी जानी चाहिए, उपभोक्ता मेन बोर्ड पर सेवा कनेक्शन, ठीक है, की आपूर्ति। तो सीधी सी बात है, जो अपना एनर्जी मीटर होता है, ठीक है, एनर्जी मीटर होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोल से लाइन कहाँ लाते हैं, एनर्जी मीटर में, ठीक है, फेज न्यूट्रल। और फिर एनर्जी मीटर से बाहर निकलता है ये अपना उपभोक्ता टर्मिनल का मेन बॉक्स में, ठीक है, उपभोक्ता मेन बॉक्स, ठीक है, मेन बोर्ड। इसके बाद यहाँ से फिर अपना सप्लाई हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मेन बोर्ड में उपभोक्ता का कहाँ से आना चाहिए, तो एनर्जी मीटर से आना चाहिए, ठीक है, ऊर्जा मीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, जब दो इनपुट उच्च होते हैं तो कौन सा गेट का आउटपुट उच्च हो जाता है, ठीक है। जब दो इनपुट उच्च होते हैं तो कौन सा गेट का आउटपुट उच्च हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंड गेट, ठीक है। एंड गेट क्यों होगा, चूंकि एंड गेट का ट्रूथ टेबल अगर आप देखेंगे, एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है। दो इनपुट इसमें जाएगा ए और बी, और यहाँ से निकलेगा एक एफ बन के, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनटू करता है, एफ इजकल टू ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल की अगर बात करेंगे तो चूंकि इनटू हो जाता है कुछ इस तरह से रहेगा, 0 0 को इनटू करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 को करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 1 0 को करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और 1 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो दो इनपुट उच्च होते हैं और आउटपुट भी इसका क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। यहाँ पे कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट। अगर नॉर गेट की बात करेंगे तो नॉर गेट जो है नॉट गेट और नॉट गेट प्लस ओ आर गेट को मिला के बनाया गया, ठीक है। एक्स ओ आर गेट की बात करेंगे तो इसमें 3 गेट है, एंड गेट प्लस और गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है, ये तीनों मिला के हैं। नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड गेट में भी क्या होता है, सेम चीज़ है एंड गेट की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, इन्वर्ट भी होता है, ठीक है, उल्टा भी हो जाता है। तो इसका जो है कुछ इस तरह से रहेगा, ए बी इनपुट होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आउटपुट, इन्वर्ट होके एफ निकलेगा, कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। इसका अगर फार्मूला लिखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा ए इंटू बी, और ये ऐसे हो जाएगा इन्वर्ट, ठीक है, इन्वर्ट एफ इंटू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है पैसिव है। सबसे पहले समझें कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो वैसा एलिमेंट जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल भी करता है और जनरेट भी करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल भी करता है और जनरेट भी करता है, ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग एक्टिव कहते हैं, ठीक है, एक्टिव कहते हैं। और वैसा डिवाइस जो केवल कंज्यूम करता हो, ठीक है, करंट का, वो उत्पन्न नहीं कर सकता, उसको हम लोग पैसिव कहते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे दो कैटेगरी में बांट देंगे। तो एक्टिव को ही हम लोग लीनियर भी बोलते हैं, एक्टिव को नॉन लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है, और पैसिव को लीनियर डिवाइस भी बोलते हैं। तो एक्टिव में वैसा जो इस्तेमाल भी करता हो करंट का और उपयोग भी, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया आपका, डायोड हो गया, एससीआर हो गया, सेमीकंडक्टर जो भी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, ट्रायोड हो गया, थर्मिस्टर हो गया, ये सब एक्टिव एलिमेंट है, ऊर्जा का इस्तेमाल भी करते हैं और उत्पन्न भी करते हैं, ठीक है। पैसिव में आ जाएगा जो केवल इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा का उपभोग करते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे रेजिस्टेंस, ठीक है, कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि निष्क्रिय तत्व कौन सा है, ठीक है, पैसिव एलिमेंट। तो वैसा एलिमेंट जो केवल यूज करता हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ऑल ऑफ ऑप्शन। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे आंसर, ठीक है। ये सभी पैसिव डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कह रहा है कि सामग्री का उपकरण, सामग्री या उपकरण उपचार का एक रूप है जो उपकरण या सामग्री की कार्य क्षमता या गुण को खो देने के बाद किया जाता है, ठीक है। वो कौन सा तरीका है? तो ब्रेकडाउन, रख रखाव जो होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस, ये जो है जब कोई भी डिवाइस अपना गुण खो देता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। करा कि बाइनरी संख्या 10010 का 1 का पूरक क्या है, ठीक है। इसका बाइनरी संख्या दिया हुआ है, इसका पूरक क्या है, 10010, ठीक है। इसका पूरक निकालना है। तो पूरक में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इन्वर्ट द नंबर, नंबर को इन्वर्ट करते हैं। तो जो 1 है उसको 0 लिख देंगे, जो 0 है उसको 1 लिख देंगे, जो 0 है उसको 1 लिख देंगे, जो 1 है उसको 0 लिख देंगे, जो 0 है उसको 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 01101, ठीक है, 01101। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू इन द बैटरी ऑफ द गिवन सर्किट। इस सर्किट में बैटरी के थ्रू कितना करंट जाएगा, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सब सीरीज में है। तो पहले क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। 3 + 9 + 6 कितना हो जाएगा, 12, 915 और 3 18, 18 ओम, ठीक है। 18 ओम रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे करंट बोल रहा है, करंट इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज 12, रेजिस्टेंस 18, ठीक है। 12/18 यानी कि 2/3। इसको जब आप हल करेंगे तो 0.667 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवी सेल? पीवी सेल मीन्स फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल, पीवी सेल। पीवी सेल को ही हम लोग सोलर सेल भी कहते हैं। पीवी सेल को सोलर सेल भी कहते हैं। पीवी सेल का दूसरा नाम क्या है, सोलर सेल। परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। पीवी सेल और सोलर सेल में कुछ अंतर है थोड़ा बहुत। तो वो क्या अंतर है, इस चीज को भी आज हम देखेंगे, ठीक है। पीवी सेल और सोलर सेल में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर ये है कि जो अपना सोलर सेल होता है ये केवल सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। परंतु वहीं अगर पीवी सेल की बात करेंगे, फोटोवोल्टाइक सेल, तो ये किसी भी प्रकार की लाइट को, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बोलेगा आपको पीवी सेल का आउटपुट वोल्टेज, पीवी सेल आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, पीवी सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, ठीक है। तो 0.55 वोल्ट होता है एक सेल का, ठीक है। फिर इसका एफिशिएंसी अगर पूछेगा कि पीवी सेल की एफिशिएंसी कितना होता है, इसके दक्षता, तो 10 से 15% होता है। फिर पूछता है कि पीवी सेल बनाने में मोस्टली कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होता है सबसे अधिक से अधिक। तो पीवी सेल जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। पीवी सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोलर सेल और पीवी सेल में अंतर, ठीक है। सोलर सेल और पीवी सेल, ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहला, इसमें सनलाइट, ये क्या करेगा, सनलाइट को कन्वर्ट करेगा, सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और ये जो है एनी सोर्स ऑफ लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है।
कि कोई भी लाइट के सोर्स को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें सनलाइट ही चाहिए। ठीक है, और इसमें एनी सोर्स, कोई भी सोर्स से लाइट मिलना चाहिए। ये जो होता है सिलिकॉन सोलर सेल, सिलिकॉन सोलर सेल इसका नाम है। ठीक है, और पीवी सेल जो होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल इसको बोलते हैं। 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, P = V² बट्टा R जानते हैं। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V² बट्टा P हो जाएगा ना, V² बट्टा P हो जाएगा। तो V का मान कितना है, 200 है ना, वाट और ये, तो 200 गुना 200 बट्टा फिर 200, तो क्या हो जाएगा, 200 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये अपना लाइट चैप्टर का, द रेशियो ऑफ इनिशियल मीटर कैंडल टू द अल्टीमेट मेंटेन मीटर कैंडल ऑन द वर्किंग प्लेन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन फैक्टर हो जाएगा, डिप्रिसिएशन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सोडियम वेपर लैंप प्रोड्यूस द कलर, सोडियम वेपर लैंप के द्वारा जो लाइट निकलता है, ठीक है, वो उसका कलर कैसा होता है? ठीक है, तो शुरू में जो है ब्लू कलर होता है, बाद में क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, येलो आंसर हो जाएगा। सोडियम वेपर लैंप के द्वारा जो कलर निकलता है, कौन सा कलर निकलता है, येलो निकलता है। ठीक है, पीला। सोडियम वेपर लैंप से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं मेन। ठीक है, शुरू का कलर इसका ब्लू रहेगा, बाद में पीला हो जाएगा। सोडियम वेपर लैंप का औसत जीवन काल कितना होता है, औसत जीवन काल, सोडियम वेपर लैंप का औसत जीवन काल 3000 घंटा होता है। ठीक है, 3000 घंटा। इसकी दक्षता की अगर बात करेंगे, सोडियम वेपर लैंप की दक्षता 100 से 200 ल्यूमेंस प्रति वाट होता है। ठीक है, फिर इसका सामान्य तापमान आता है, सोडियम वेपर लैंप का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप का सामान्य तापमान 300 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि तारों में टी ज्वाइंट का उपयोग कहाँ होता है? चालक पर विद्युत तनाव को कम करने, ओवरहेड लाइन से सेवा कनेक्शन को टैप करने, लाइन की लंबाई बढ़ाने, या चालकों पर यांत्रिक तनाव को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओवरहेड लाइन से सेवा कनेक्शन लेने के लिए हम लोग टी ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का इस्तेमाल करता है। चालकों पर यांत्रिक तनाव को कम करने के लिए हम लोग रैट टेल ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, इसी ज्वाइंट को ट्विस्टेड ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड ज्वाइंट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, विच टूल इज यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ केबल विथ केबल लग, केबल लग के साथ टर्मिनेशन करने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग लग्स को बैठाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल सही आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे, अगर बताया जा रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ की इकाई क्या है? ठीक है, तो एमएमएफ की इकाई एम्पियर डैश टर्न है। ठीक है, एम्पियर टर्न एमएमएफ की इकाई। अगर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर की बात करेंगे, तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी।
एम्पियर प्रति टर्न की अगर बात करेंगे तो ये किसी चीज़ का इकाई नहीं होता, ठीक है। यहीं पे एम्पियर डैश मीटर की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, ठीक है, एम्पियर डैश टर्न। इस तरह से दोस्तों टोटल 36 क्वेश्चन आपको करके बताया जा चुका है। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे जो है 60 तक सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह से 3 अथवा 4 पार्ट में यह पूरा टोटल 120 क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।